आज हम एक ऐसी किताब की परतें खोलने वाले जिसने अपने समय में कह सकते हैं कि एक भूचाल ला दिया था। हम्म। एक ऐसी किताब जिसे सरकार ने बैन किया, अदालत में उस पर लंबी लड़ाई चली और जो आज भी उतनी ही विवादास्पद है। सही कहा। नाम है सच्ची रामायण। और दिलचस्प बात यह है कि इसका विवाद सिर्फ इसके पन्नों तक ही सीमित नहीं रहा। अच्छा। इसकी कहानी तो अदालत के गलियारों में, राजनीतिक बहसों में और सामाजिक आंदोलनों में भी लिखी गई। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक पूरा घटनाक्रम है। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के हिंदी संस्करण के कुछ अंश हैं। इसे मूल रूप से तमिल में पेरियार ईवी रामास्वामी ने लिखा था और इसका हिंदी में अनुवाद करके छापने का जो हिम्मत भरा काम था वो किया ललई सिंह यादव ने। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के मुख्य तर्क क्या है, यह ट्रेडिशनल रामायण से इतनी अलग क्यों है, और सबसे जरूरी सवाल, तो इसके छपने पर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इसे बैन करना पड़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बिल्कुल, ये एक स्थापित कथा को सीधी चुनौती देने वाला विचार था। और आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे, इसके तर्कों को समझेंगे और उस ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई को भी देखेंगे जिसने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से विवाद शुरू हुआ। किताब छप गई और फिर उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई। ललई सिंह यादव के प्रकाशन के बाद 20 दिसंबर 1969 को सरकार ने एक आदेश जारी किया। और आदेश क्या था? आदेश ये था कि यह किताब धार्मिक भावनाओं को भड़काती है, समाज में नफरत फैला सकती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली जाएं। मतलब सरकार ने इसे सीधे सीधे कानून व्यवस्था का मुद्दा बना दिया। हाँ। जाहिर है ललई सिंह यादव चुप नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो इस सरकारी आदेश के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट चले गए। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और यहीं से एक लंबी और ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। और इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत दिलचस्प था। लगभग 1 साल की सुनवाई के बाद 19 जनवरी 1971 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया। और वो फैसला आज भी याद किया जाता है। अदालत ने सरकार के प्रतिबंध के आदेश को ही रद्द कर दिया। वाह, मतलब अदालत ने किताब के पक्ष में फैसला दिया। कह सकते हैं कि अदालत ने असल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में फैसला दिया। अच्छा। फैसले में सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं हटाया गया, बल्कि सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि जब्त की गई सभी प्रतियां ललई सिंह यादव को वापस लौटाई जाएं। इतना ही नहीं, सरकार को मुकदमे के खर्च के तौर पर 300 रुपए भी अपीलकर्ता को देने का आदेश हुआ। उस जमाने में 300 रुपए भी एक बड़ी सांकेतिक जीत रही होगी। बहुत बड़ी जीत थी। तो अदालत ने तो अभिव्यक्ति की आजादी को बचा लिया, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जिस किताब के लिए इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी गई उसमें ऐसा लिखा क्या था। हाँ, अब जरा किताब के अंदर चलते हैं। जरूर। देखिए, किताब का जो केंद्रीय विचार है, या कहिए जो इसकी नींव है, वो ये है कि रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। तो फिर क्या है? पेरियार का दृष्टिकोण ये था कि ये एक राजनीतिक कथा है। राजनीतिक कथा? किस लिहाज से? इस किताब में जो दलील दी गई है वो ये है कि रामायण की कहानी उत्तर भारत के आर्यों, जिन्हें वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतीक मानते हैं, उनके द्वारा दक्षिण भारत के मूल निवासियों यानी द्रविड़ों पर अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए लिखी गई थी। अरे, यानी किताब ये कह रही है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तरह का कल्चरल वॉर था। अब बिल्कुल एक सांस्कृतिक युद्ध जो हजारों साल पहले लड़ा गया और जिसे इस महाकाव्य के जरिए दर्ज किया गया। ये बहुत बड़ा दावा है। वाकई। और इसी दावे को साबित करने के लिए किताब आगे तर्क देती है। इसके अनुसार इस कहानी में दक्षिण के लोगों को जानबूझकर राक्षस और वानर जैसे शब्दों से दिखाया गया। क्यों? ताकि उन्हें असभ्य, बदसूरत और नीचा दिखाया जा सके। पेरियार का मानना था कि ये द्रविड़ संस्कृति, उनके सम्मान और उनके स्वाभिमान पर एक सोचा समझा हमला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब के मुताबिक रामायण का उद्देश्य कोई नैतिक या धार्मिक उपदेश देना नहीं था। नहीं, बल्कि एक खास वर्ग का प्रभुत्व हमेशा के लिए स्थापित करना था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब की भूमिका में ये साफ लिखा है कि इन पुराणों और कथाओं को इसलिए रचा गया ताकि लोगों में अंधविश्वास बना रहे। क्योंकि जब तक लोग सवाल नहीं करेंगे तब तक वो समाज की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को भगवान का विधान मानकर स्वीकार करते रहेंगे। अच्छा। तो किताब का मकसद इसी राजनीतिक एजेंडे को उजागर करना था। ठीक है, ये वैचारिक ढांचा तो समझ में आया, लेकिन किसी भी कहानी की आत्मा तो उसके पात्र होते हैं,
और रामायण के पात्र तो भारतीय मानस में बहुत गहराई से बसे हुए हैं। जी। तो ये किताब उन पात्रों को कैसे देखती है? शुरुआत राम से करते हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यहीं पर आप कह सकती हैं कि ये किताब सबसे तीखा प्रहार करती है। सच्ची रामायण में राम का चित्रण दिव्यत्व से कोसों दूर एक साधारण इंसान के तौर पर किया गया है, जिसमें अपनी कमजोरियां हैं, अपने पूर्वाग्रह हैं। और किताब का दावा क्या है कि ये सब कहाँ से लिया गया है? किताब का दावा है कि ये चित्रण वाल्मीकि रामायण और अन्य राम कथाओं पर ही आधारित है, बस व्याख्या अलग है। जैसे कि कोई एक दो उदाहरण जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हों। सबसे बड़ा उदाहरण शायद शंभूक वध का दिया जाता है। शंभूक वध? हाँ, किताब का दावा है कि राम ने शंभूक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो एक शूद्र होकर ईश्वर की तपस्या कर रहा था, जो उस समय के सामाजिक नियमों के खिलाफ था। और ये दावा किताब किस आधार पर करती है? इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है? हाँ, किताब का तर्क है कि ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। हालांकि कई विद्वान उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया हिस्सा मानते हैं, लेकिन ये उस कथा का एक स्वीकृत हिस्सा तो है। सही बात है। और यहीं से किताब उस दौर की वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाती है कि कैसे एक राजा ने न्याय के बजाय वर्ण धर्म को प्राथमिकता दी। तो ये सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं है, ये तो सीधे सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम की पूरी अवधारणा पर ही सवाल है। बिल्कुल, ये उस छवि को चुनौती देती है जो करोड़ों लोगों के मन में बसी है। और इसके अलावा भी कई बातें हैं, जैसे किताब में उल्लेख है कि राम और उनका परिवार मांस का सेवन करते थे। अच्छा। और सबसे बढ़कर किताब राम के अपनी पत्नी सीता के प्रति व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाती है। इसमें दिखाया गया है कि राम लगातार सीता के चरित्र पर शक करते हैं। एक दावा ये भी किया गया है कि राम की केवल सीता ही नहीं बल्कि कई और पत्नियां भी थीं। ओके, ये तो पारंपरिक छवि से बिल्कुल ही अलग तस्वीर है। अब सीता पर आते हैं। उन्हें तो हमेशा एक आदर्श पतिव्रता स्त्री के रूप में देखा जाता है। किताब उनके बारे में क्या कहती है? सच्ची रामायण में सीता के चरित्र को एक पीड़ित और अन्याय का शिकार हुई महिला के रूप में दिखाया गया है। कैसे? सबसे पहले तो उनके जन्म को लेकर ही सवाल उठाए गए, जो पारंपरिक कथा में भी रहस्यमयी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है उनकी अग्नि परीक्षा को। उसे ये किताब कैसे देखती है? किताब उसे सम्मान की परीक्षा के रूप में नहीं देखती, तो फिर? बल्कि एक सार्वजनिक अपमान और घोर अन्याय के रूप में प्रस्तुत करती है। इसका तर्क है कि एक राजा जिसने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा, वो युद्ध जीतने के बाद उसी पत्नी पर सबके सामने अविश्वास जता रहा है। बात तो सोचने वाली है। ये उस दौर की पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है, जहां स्त्री का सम्मान उसकी अपनी नेकी पर नहीं बल्कि समाज की धारणा पर टिका होता है। यानी ये उस घटना को एक परीक्षा नहीं बल्कि एक सजा के तौर पर देखती है। हाँ, एक ऐसा अपमान जो उन्हें सहना पड़ा। किताब का तर्क है कि रावण द्वारा अपहरण के बाद राम ने सीता पर कभी पूरी तरह विश्वास किया ही नहीं। और अंत में जो सीता धरती में समा जाती हैं, उसका क्या? किताब उसे सीता के एक विद्रोही कदम के तौर पर देखती है। विद्रोही कदम? एक तरह से सीता उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर देती हैं। ये तो सीता के चरित्र को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाता है। अब आते हैं उस किरदार पर जिसके बिना ये कहानी पूरी नहीं होती, यानी रावण। रावण। क्या उसका चित्रण वैसा ही है जैसा हम सुनते आए हैं, एक दुष्ट अहंकारी राक्षस? बिल्कुल नहीं। और शायद यहीं पर सच्ची रामायण सबसे बड़ा वैचारिक मोड़ देती है। कैसे? इस किताब में रावण खलनायक नहीं है, बल्कि उसे एक द्रविड़ नायक के रूप में चित्रित किया गया है। ये तो पूरी कहानी को ही पलट देना हुआ, एक खलनायक को नायक बना देना। हाँ, और किताब इसके लिए अपने तर्क देती है। पेरियार का मानना था कि रावण एक महान, विद्वान, वीर योद्धा और एक कुशल शासक था। वो शिव का परम भक्त था, कला और संगीत का ज्ञाता था। और वो जो 10 सिरों वाली बात है, किताब ये भी तर्क देती है कि दशानन या 10 सिरों वाला होना कोई शारीरिक विकृति नहीं थी। ये एक उपाधि हो सकती है जो शायद 10 दिशाओं का स्वामी या 10 विद्याओं का ज्ञाता होने का प्रतीक हो। ये दिलचस्प है। लेकिन सीता के अपहरण वाली बात का क्या? उसे ये किताब कैसे सही ठहराती है? किताब उसे सही नहीं ठहराती, लेकिन उसके पीछे की वजह को अलग तरह से पेश करती है। अच्छा। इसके अनुसार रावण ने सीता का अपहरण किसी वासना से नहीं किया था। उसका असली मकसद अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेना था, जिसके नाक कान राम के भाई लक्ष्मण ने काट दिए थे। हाँ, तो इसे एक राजा का अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया गया है।
और लंका में सीता के साथ उसके व्यवहार के बारे में? यहीं पर किताब रावण के चरित्र को और मजबूत करती है। यह तर्क देती है कि रावण ने सीता का कभी अपमान नहीं किया, ना ही उन्हें छूने की कोशिश की। उसने उन्हें अपनी लंका में पूरे सम्मान के साथ अशोक वाटिका में रखा। तो इस किताब में रावण एक स्वाभिमानी और गुणी द्रविड़ राजा है, जिसे आर्यों ने अपनी कहानी में खलनायक बना दिया ताकि वे दक्षिण पर अपनी जीत को सही ठहरा सकें। तो अगर हम इन सभी किरदारों के चित्रण को एक साथ देखें तो ये सब मिलकर उसी एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। किताब के निष्कर्ष के अनुसार रामायण की कथा का अंतिम उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन या धर्म का उपदेश देना कभी था ही नहीं। उसका असली मकसद था आर्यों की सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुता को स्थापित करना, हमेशा के लिए, यानी दक्षिण पर उत्तर का वर्चस्व। हाँ, द्रविड़ों और दूसरे स्थानीय समुदायों को राक्षस, असुर या वानर कहकर उन्हें हीन साबित करना, ताकि उन पर किए गए आक्रमण और शासन को नैतिक रूप से सही ठहराया जा सके। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का औजार था जिसमें कुछ वर्ग जन्म से ही श्रेष्ठ हों और बाकी उनकी सेवा करें और कोई इस पर सवाल ना उठाए। तो ये किताब पूरी कथा को सत्ता, संघर्ष और कह सकते हैं नस्लीय श्रेष्ठता के चश्मे से देखती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये किताब मानती है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा का प्रचार है जो समाज में असमानता को स्वाभाविक और दैवीय बताकर उसे स्थायी बनाती है। और इसका उद्देश्य इसी विचारधारा की जड़ों पर हमला करना है और एक वैकल्पिक द्रविड़ दृष्टिकोण सामने रखना है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि सच्ची रामायण पारंपरिक महाकाव्य का पाठ पूजा अर्चना के लिए नहीं करती, ये उसका एक सामाजिक राजनीतिक पोस्टमार्टम करती है। सही कहा। ये उसके पात्रों और घटनाओं को धार्मिक श्रद्धा से नहीं बल्कि एक बेहद आलोचनात्मक नजरिए से देखती है। और ये सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कहानियां कैसे बनती हैं, उन्हें कौन सुनाता है और उनका समाज पर क्या असर पड़ता है। हर कहानी के पीछे एक दृष्टिकोण होता है। ये किताब उस स्थापित विश्व दृष्टि पर ही सवाल उठाती है। और ललई सिंह यादव की कानूनी लड़ाई हमें ये भी याद दिलाती है कि विचारों को चुनौती देने का संघर्ष कितना लंबा और महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक किताब छापने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी बात कहने के अधिकार की लड़ाई थी जो उन्होंने जीती। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी समाज में स्थापित कथाओं पर, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों न मानी जाती हों, उन पर सवाल उठाना कितना जरूरी है और अक्सर कितना मुश्किल भी होता है। सच में ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। आज की बातचीत के बाद एक सवाल शायद सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है। जब एक ही कहानी के इतने अलग अलग और एक दूसरे के विरोधी संस्करण मौजूद हों, वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक और फिर पेरियार तक, तो ये हमें इतिहास, मिथक और सत्य की प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? और ये कि हम कैसे तय करते हैं कि कौन सी कहानी पर विश्वास किया जाए और क्यों।